ताल्लुक होना चाहिए और मुझे इससे बहुत करीब रहने का मौका मिला है। अनस साहब उर्दू दुनिया में जब 70 की दहाई में की मकबूलियत का अंदाजा लगाइए। 70 की दहाई में शायर रिसाला जो बॉम्बे से निकलता था उसकी एक अलग अपनी शनाख्त किस पाए के ये शायर थे उसकी तरफ मैं आपकी थोड़ा निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि एक तुम्हारा शायर हुआ था, उसका नाम था 70 शायर 70 गज़लें। तो उसमें बड़े सगीर के तमाम शोरा की गज़लें शायर हुई थी और उसमें आपकी भी 3 गज़लें शायर हुई थी। माशाअल्लाह, ये आपकी सलाहियत के लिए, आपके तारुफ के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़, नस्र की दुनिया में या बच्चों के अदब की दुनिया में आज तक वो नस्ल इनकी खो गई है। मुझे आज भी, क्योंकि बचपन में मैंने एक रिसाले में इनकी नस्ल पढ़ी थी, इल्म के हवाले से थी, कि उसका एक शेर मुझे याद है कि इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका हर कतरा मिसले गौहर। वो मेरा जहन पे नक्श है। बचपन में मैंने पढ़ा था, दर्जा 3 में रहा हूँगा इसलिए कुछ बहरहाल। तो आपने जो अदब मुरतब करना शुरू किया है, तो शुरुआती दौर में आपने बच्चों का अदब लिखा और बहुत सारी कहानियां आपने लिखी बच्चों के लिए, लताइफ भी आपने लिखे हैं, मज़ाहिया मज़ामीन भी आपने लिखे हैं। आपकी सहाफ़ती हवाले से मैं बताऊं, मैंने लिखा है कि आप सहाफ़ी भी हैं, तो सहाफ़ती हवाले से मैं बताऊंगा कि आपने एक अखबार कारनामे में निकाला था मुबस्सिर के नाम से, बचपन में हम लोगों की नज़रों से गुजरा है। तो उसके अभी कुछ मुझे लगता है कुछ हिस्से पड़े होंगे आपके पास, कभी डाटा रखा हुआ है तो देखिएगा। तो बहुत ही एक सरगर्म शख्सियत के हवाले आज हम लोग हैं और उनके ज़ेर साया हम लोग सांसें ले रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। अब नस्र के मैदान में आपके तहकीकी मज़ामीन, तनक़ीदी मज़ामीन और तफसीराती मज़ामीन, तमाम तरह की चीज़ें आपकी नज़रों से गुजर चुकी हैं। कितनी किताबें आपकी मंज़र आम पे आ चुकी हैं। पहला मजमुआ आपका कर्ब तर्ब के नाम से आया था मंज़र आम पे, वो तकरीबन 1980 में। उसके बाद से आपकी कितनी 40 किताबें लगभग अब तक छप चुकी हैं। एक बहुत मोटी सी किताब महबूबुल आरिफीन के नाम से आई है, जिसमें आप हिंदुस्तान के मतलब कि पूरे एक तारीखी खाके से भी मुतारिफ होंगे, उसके अलावा यहाँ पे जो तसव्वुफ की वो चीज़ उससे भी आप मुतारिफ होंगे। यानी बैक वक्त आप उस किताब को जब पढ़ेंगे तो आपको तारीख का भी एक मुताला होता जाएगा, एक आपसे मुशनाफ होते जाएंगे। ये बड़ी बात है। अब इधर आके आपने अपने तमाम जो मज़ामीन शुरुआती दौर से लिखे थे, पिछले 3-4 सालों से मुसलसल इस कोशिश में आप हैं कि वो जितने भी मेरे मज़ामीन हैं वो मंज़र यहाँ पर आ जाए। और हम लोग भी थोड़ा सा कुछ न कुछ आपको पुशअप करते रहते हैं, मुतहरिक करते रहते हैं कि आप अपने जो भी ज़खायर हैं उनको आप जो है अब पक्की स्याही में तब्दील कर दीजिए। और खुदा का शुक्र है कि वो उस तरफ कदम धीरे धीरे के बढ़ जाएगा। इसके पहले दूब और साहिबान एक किताब आ चुकी थी, दूसरी किताब अक्सर इम्कान है। बच्चों के हवाले से एक किताब है इंसानी दिमाग और कंप्यूटर साइंस, जो कौमी कौंसिल उर्दू तहरीक की तरफ से छप चुकी है। तो बहुत सारे काम हैं आपके। अभी बच्चों की नज़में हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसको भी आप तरतीब दे रहे हैं, दूसरी किताब आ रही है। कुल मिला के मतलब मैं कहूँगा कि मैंने पढ़ा था अपने तालिब इल्मी दौर में कि मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबे उर्दू कहा जाता है, और उनके बारे में ये बात मशहूर है कि उन्होंने किताबों को ओढ़ना और बिछोना बना लिया। तो ये बात अनस मसरूर साहब को देखने के बाद, इससे मिलने के बाद, उनके हुजरे में जाने के बाद ये एहसास होता है कि वाकई में आपने किताबों को ओढ़ना और बिछोना बना लिया है। और दीवानगी की हद तक यूं ही नहीं अपनी किताबें मंज़र आम पे आएंगी साहब। बहरहाल एक तवील मुताले से तो गुजरना ही पड़ता है, और जब समंदर खंगाले जाते हैं तो मोती मिलते हैं। बहरहाल तो आज जो है अक्स और इम्कान की नस्ब इजरा की तकरीब है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं डॉक्टर सलीम साहब की कोशिशों को ना उनका एतराफ़ न करूँ। अनस साहब की ये ख्वाहिश थी कि मेरी ये किताब का नस्ब जो है वो सरज़मीन अदब, मीर की ज़मीन, लखनऊ की तहज़ीबी विरासत
کہ امین لوگوں کے بیچ میں ہونی چاہیے. آج ہمارے بیچ میں ابراہیم ندوی صاحب ایک بہت ہی بزرگ شخصیت ہے جن کے مضامین ہم لوگ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں, اور یہاں پہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ اپنے آپ میں سبھی آفتاب ہیں اور ایک سے ایک لوگ ہیں. اور ایسے لوگوں کے بیچ میں اگر ایک ادیب کی, ایک شاعر کی کوئی کتاب رسم اجرا کے عمل میں آتی ہے تو یہ بہت ہی اس کے لیے بڑی بات ہے اور ہم سب کے لیے بڑی بات ہے. تو ملا کر آپ اس کے مضامین جب دیکھیں گے تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, کیونکہ بھائی اب یہ آپ لوگ صاحب نظر ہے, آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے. میں اگر کوئی بات کہوں گا تو یہ کہا جائے گا کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ رہتا ہوں, لیکن اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو آپ کی جو تحریر کا سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زبان بہت ہی رواں اور دواں, جو سب سے بڑی چیز ہے. کبھی آپ اپنے اس بنیادی نقطے سے ہٹتے نہیں ہیں. اور ایک ادیب کے لیے جو پہلی خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی موضوع پر اظہار خیال کرے, گفتگو کرے, بات شروع کرے تو اس میں ایک ربط قائم ہونا چاہیے اور پھر ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ انس صاحب کے مضامین کو پڑھیں گے تو شاید یہ چیز آپ کو ملے گی, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ تحقیقی مضامین لکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں. ڈوب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے حوالوں سے بات کرتے ہیں کہ مطلب قاری کے لیے پھر اسٹارٹ ناممکن ہوتا ہے. تحقیقی مضامین میں اس کے پہلے آپ کو وہ چھپا تھا نئے دور میں, کون سا تھا جو تاریخی کو فولڈر میں لکھا تھا, نام نہیں آتا. چلیے اختصار کر دیجیے تو ٹھیک ہے. اور شاعری کے حوالے سے انس صاحب کی شاعری بالکل جدا ہے, الگ ہے, بالکل اس رنگ کی ہے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ٹانڈا میں ہمارے کوئی بھی شاعر ان کی زبان کو نہیں پا سکتا. اور جو آپ نے ترکیبیں استعمال کی ہیں, جو آپ نے ستارے استعمال کیے ہیں, جو آپ نے علامتیں استعمال کی ہیں, وہ بہت ہی جدید ہے اور بڑی معنی خیز ہے. اور ان کی جو شخصیت کے لیے میں شعر پڑھ کے بات کی بہت طویل ہو جائے گی کہ ہم تک خوش ہوئے عذابوں میں سچ بولنے کی تاب کسی اور میں نہ تھی, سچ بولنے کی تاب کسی اور میں نہ تھی, ہم لب خوشا ہوئے تو عذابوں کے ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی شاعری انس صاحب کی ہے اور بہت سارے اشعار ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک جملے میں اپنا تعارف کرائیے, ایک جملے میں اپنا تعارف. مجھے ڈاکٹر امین احسن کہتے ہیں, میں ایک جونیئر ہائی اسکول میں اس وقت ہیڈ مدرس ہوں, یہی میرا تعارف ہے. اور مضامین وغیرہ کبھی کبھی میرا لکھنے کا شوق ہے, وہ چلتا رہتا ہے. آج جو بیچ میں بریک ہو گیا, مصروفیتیں میری بدل گئی. جا رہی ہے بار بار.